चलिए बेटा, हम लोग आज जो है प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत में आगे देखते हैं। तो हम लोगों का जो प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत है बेटा, वो हमारी कल आप लोगों ने ऑलरेडी देखा बेटा कि फैराडे के नियमानुसार यदि बेटा किसी चुंबकीय क्षेत्र, तो जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं बेटा, तो एक नॉर्थ पोल, एक भी चुंबक लगाएंगे तो उसमें एक नॉर्थ पोल हो जाएगा और एक साउथ पोल हो जाएगा बेटा। और यदि उसके बीच में किसी चालक को घुमाते हैं तो वो चालक हो जाएगा बेटा चुंबकीय क्षेत्र में घूमने वाला चालक। वो क्या करेगा, चुंबक से निकलने वाले नॉर्थ पोल और साउथ पोल को काटेगा, जिससे उसमें बेटा जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा अथवा जो भी उससे प्रत्यावर्ती धारा बहेगी बेटा, उस सबका नेचर जो है प्रत्यावर्ती होगा, अल्टरनेटिंग होगा, क्योंकि दोनों दो विपरीत पोल होते हैं बेटा। तो एक अगर धारा जो है बेटा पॉजिटिव वे में बहाएगा, क्लॉकवाइज दिशा में बहाएगा, तो दूसरका पोल उसके विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज में बहाएगा। तो इस तरह से बेटा एक चुंबक भी लगावें तो वो दो पोलों को हमारा कोई भी चालक काटता है, तो उसमें जो है एक पोल के कारण क्लॉकवाइज या उसी को कहते हैं अर्ध धनात्मक चलती है, और दूसरके को कहेंगे, क्योंकि एक चक्कर जब कोई चालक लगाएगा बेटा तो एक बार उधर नॉर्थ को भी काटेगा और इधर साउथ को भी काटेगा। तो इस तरह से आधा धनात्मक पल्स हमारा बनता है और आधा ऋणात्मक पल्स बनता है, और इस टाइप के पल्स को हम लोग जो है प्रत्यावर्ती राशि कहते हैं, क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल के बाद बेटा, जिसको आप पीरियाडिक टाइम बोले, जिसका मान 1/50 सेकेंड आपने ज्ञात किया, दशमलव में 0.02 सेकेंड ज्ञात किया, उतने समय अंतराल के बाद आपका पहला चक्र समाप्त हो जाएगा, दूसरा चक्र स्टार्ट हो जाएगा, फिर दूसरा चक्र भी 0.02 सेकेंड के बाद समाप्त हो जाएगा, तीसरा चक्र स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे कुल मिला के 1 सेकेंड में 50 चक्र इंडिया में बनता है। तो ऐसी राशियां बेटा जो समय के साथ साथ अपना मान व दिशा बदलती रहती हैं तथा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने इसी आवर्त को बार बार दोहराती रहती हैं, ऐसी राशियों को हम लोग प्रत्यावर्ती राशि कहते हैं। तो अभी आपने पढ़ा बेटा कि जब हम लोग बेटा प्रत्यावर्ती राशि या प्रत्यावर्ती वोल्टता के तात्क्षणिक मानों को एक ग्राफ पर खींचते हैं तो हमें वेव फॉर्म दिखाई देता है। कैसा प्राप्त होता है? तरंग रूप दिखाई देता है। हमारी तरंग कैसे चलती है तो उसकी चर्चा हुई थी। एक डोरी का एक सिरा बांध दीजिए बेटा, दूसरे सिरे में आप झटका मारिए तो हमारा जो बल लगता है, जो विक्षोभ होता है, जो डिस्टरबेंस बोल लेंगे बेटा, वह जो है रस्सी में चलने लगता है। हमारी रस्सी ऐसे 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 करने लगती है, लेकिन रस्सी आगे नहीं चलती। ऐसे ही पानी में पत्थर हम लोग फेंकते हैं तो पत्थर की गतिज ऊर्जा पानी के अणुओं को ट्रांसफ़र होती है, तो पानी के अणु बेटा जो है ऐसे ऐसे गति करने लगते हैं, यानी ऐसे ऐसे चलने लगते हैं। आपको लगता है कि पानी के अणु चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो कागज़ या पेपर जहाँ पर आप रखेंगे बेटा, वो ऊपर नीचे होके वहीं शांत हो जाता है, और हमारा जो गतिज ऊर्जा है, जो ऊर्जा है, विक्षोभ है, डिस्टरबेंस है, वो आगे बढ़ जाता है। अब वो आगे जाके ऐसे ऐसे पानी को ऊपर नीचे करता है, लेकिन पानी के अणु, माध्यम के अणु वहीं स्थिर रहते हैं, वो नहीं चलते हैं। तो इसी तरह से इसी को हम लोग तरंग रूप कहते हैं, और जो बेटा ऐसे ऐसे चले वो वेव फॉर्म है, तरंग रूप है। तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जो है अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश की किरण भी अनुप्रस्थ तरंग है, इस टाइप से। और दोनों का वेग भी आप पढ़ें कि प्रकाश का वेग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी वेव है, जो मोबाइल में चलती है, संचार में चलती है, वायरलेस में चलती है, आपके रेडियो में चलती है, उसका भी वेग उतना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। बिना माध्यम के ये सब चलती हैं, जैसे प्रकाश की किरण बिना माध्यम के आती है, वैसे वो भी आती है। फिलहाल तो अब जो है बेटा इनके
हम लोग जो है बेटा ताक्षणिक मानों को इस ग्राफ पर खींचे बेटा, तो हमें ग्राफ जो है इस टाइप का प्राप्त होता है, ये इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। यही चल रहा है ना ऐसे ऐसे। इसी को कहेंगे बेटा वेव फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? हाँ बेटा, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टता या आई का बेटा वेव फॉर्म है या तरंग रूप है। वेव फॉर्म है या तरंग रूप है बेटा। कौन सा रूप है? हाँ, तरंग रूप है। ताक्षणिक मान क्या होता है? किसी समय विशेष पर जो मान होता है। तो यहाँ पर बेटा 0 मान है। अब 0 से अपना मान बढ़ाएगी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 4, 5, मान लीजिए यहाँ आ गया 6 एम्पियर। तो ये जो 6 एम्पियर है बेटा, ये धारा का मैक्सिमम मान है। आई मैक्स का मान कितना है? 6 एम्पियर। ऐसे ही वोल्टेज भी हमारा यहाँ पर मैक्सिमम है, तो उसे कहेंगे यही वी मैक्स है। यही जो है हमारा बेटा वी मैक्स है, वोल्टेज का भी अधिकतम मान है। फिर यहीं से घटने लगेगा, ऐसे ऐसे चलने लगेगा। तो 6 से घटेगा 5, 4, 3, 2, 1, फिर 0 पर आ जाएगा। तो इस तरह से अपना मान लगातार बदलता रहता है। एक चक्र आधा जो है बेटा, इसे हाफ है, इसे जो है पॉजिटिव पल्स बोलेंगे। इसे कौन सा पल्स बोलेंगे? हाँ, ये धनात्मक पल्स है बेटा, और ये वाली जो है ऋणात्मक पल्स है। ये धनात्मक वाली बेटा देखिए ऐसे ऐसे ये किधर की ओर चल रही है, ये ऐसे और ऐसे चल रही है, यानी ये चल रही है क्लॉकवाइज घड़ी के चलने की दिशा में, और ये वाली चल रही है ऐसे ऐसे, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से है। तो हम लोगों ने चर्चा किया था, आज थोड़ा सा आपने देख लिया, रिवीजन हो गया। अब जो है बेटा ऐसे ही ग्राफ में हम लोग ऊपर धन, नीचे माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस। तो हम लोग जो है बेटा ऊपर वाली पल्स को ऐसे भी बोलते हैं कि आधा चक्र ये धनात्मक चलती है और आधा चक्र ये ऋणात्मक चलती है। और फिर बेटा आधा चक्र धनात्मक को और आधा चक्र ऋणात्मक के युगल को ही चक्र कहते हैं, एक चक्र कहते हैं। तो आधा चक्र बेटा इसे लेंगे, ऐसे ऐसे लेंगे बेटा, आधा चक्र ये वाला हो गया प्लस वाला, और ये नीचे वाला आधा चक्र ऐसे मिला देंगे बेटा, तो यही हो गया एक चक्र। ये क्या हो गया? एक चक्र बन गया बेटा। इसी को साइकिल कहेंगे, CYCLE, एक चक्र। और इंडिया में 1 सेकेंड में ऐसे 50 चक्र बनते हैं। अब अगला चक्र यहीं से स्टार्ट होगा बेटा, तो ये ऐसे बन जाए। फिर अगला चक्र स्टार्ट होगा तो यहीं से ऐसे बन जाए। यानी ऐसे जो है हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव के प्रत्येक युगल को चक्र बोले। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से लिखते हैं बेटा, यहाँ इसके सीध में एक लाइन खींच दिया और यहाँ इसको बढ़ा दिया बेटा, तो इसको कहेंगे कि एक चक्र बन गया, एक साइकिल हो गई। यहाँ तक क्या हो गई? एक साइकिल हो गई। फिर यहाँ तक बेटा जो लंबाई होती है, ये लंबाई जो जितना हमारी तरंग चली बेटा, ये वाली लंबाई, इसको हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। एक चक्र में जितना तरंग बेटा आगे बढ़ती है, तो कुल मिला के भले ऐसे चली, लेकिन यहाँ से चलकर यहाँ पहुँची, तो इसी को बेटा इस लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो इस तरह से यही हो गया बेटा तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य समझ में आ रहा है? तरंग दैर्घ्य यही लैम्डा है बेटा, जिसे हम लोग किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में अथवा मीटर में मापते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गया तरंग दैर्घ्य, ये वाली दूरी। अब बेटा अगला इतने में जो लगेगा समय बेटा, उसे कहेंगे आवर्तकाल। एक चक्कर में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं, पीरियाडिक टाइम कहते हैं बेटा। और इसे कैपिटल T से व्यक्त करते हैं और सेकेंड में ही मापेंगे।
यहाँ से यहाँ तक जाने में बेटा जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहेंगे, यानी एक चक्कर के समय को ही आवर्तकाल कहते हैं। ये एक चक्कर बनने में जितना समय लगा बेटा, यही एक चक्कर ये आधा ऊपर वाला और आधा नीचे वाला ऐसे मिला देते हैं तो एक चक्र बन गया। तो इस चक्र को बनने में कुल समय टी लगा बेटा। इंडिया में इसी का मान 1/50 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितना है? तो आपने कहा बेटा कि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने आवृत्ति एफ को परिभाषित किया बेटा, यही आवृत्ति है। आवृत्ति एफ बराबर आपने लिखा बेटा कि 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या, 1 सेकेंड में चक्रों की, हाँ बेटा चक्र को ही साइकिल कहते हैं, चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। चलिए, आवृत्ति कहलाती है बेटा। तो बेटा इसलिए बेटा इसे एफ को हम लोग किस में मापेंगे बेटा, तो चक्र प्रति सेकंड। क्या? चक्र प्रति सेकंड। तो इसे हम लोग एफ से व्यक्त करते हैं बेटा, और चक्र प्रति सेकंड में, अथवा बेटा इसी को बराबर आप कहेंगे, चक्र को अंग्रेजी में साइकिल कहते हैं बेटा, तो शॉर्ट में C/, सेकेंड को S, C/S यानी साइकिल पर सेकेंड, अथवा इसी को HZ कहते हैं, हर्ट्स कहते हैं। एक चक्र प्रति सेकेंड बराबर 1 हर्ट्स होता है। अब इंडिया में जो है बेटा इसी फ्रीक्वेंसी का मान 50 चक्र प्रति सेकेंड है। इंडिया में कितना एफ का मान है? इंडिया में एफ का मान है बेटा 50 चक्र प्रति सेकेंड है, या आप कहेंगे 50 C/S है, या आप कहेंगे 50 हर्ट्स है। तो अगर बेटा 1 सेकेंड में 50 चक्र बनता है तो एक चक्र बनने में लगा समय 1/50 सेकेंड हो जाएगा। कल बातें हुई थी। आप उल्टे राशि बांधेंगे बेटा, कहेंगे कि एक, ऐसे कहेंगे बेटा कि 50 चक्र बनने में, 50 चक्र बनने में समय लगता है बराबर बेटा 1 सेकेंड। 50 चक्र बनने में समय लगता है बराबर 1 सेकेंड, इसलिए एक चक्र बनने में समय लगेगा बराबर 1 पर जब मान ज्ञात करते हैं तो ये बटे में आ जाता है। तो 1/50 सेकेंड बेटा बराबर हो गया है, यही हो गया बेटा, भाग देंगे तो हो जाएगा 0.02 सेकेंड। इसी को बेटा, हाँ, एक चक्र में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, कैपिटल T से डिनोट करते हैं। एक चक्र में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, कैपिटल T से डिनोट करते हैं। इस तरह से T का मान आ गया, आवर्तकाल का मान इतना आ गया, यही है आवर्तकाल। एक चक्र में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और T का मान इंडिया में जो है बेटा, हाँ, T का मान जो है बेटा कहेंगे 1/50 सेकेंड है, अथवा बेटा कहेंगे 0.02 सेकेंड आवर्तकाल। क्लियर हो गया? अब एफ के बराबर बेटा हम लोग जो है लिखते हैं, एफ का मान आप लोगों को लिखाया गया, फ्रीक्वेंसी जहाँ पर भी आप लोग लिखे होंगे बेटा वहाँ पर एफ का मान लिखे हैं आप लोग। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं बेटा। एफ बराबर अगर लिखना है बेटा कि आवृत्ति एफ बराबर कितना होता है, इसी में बेटा आपसे मैंने कहा कि ±3% का वेरिएशन जो है अनुमन्य है। यानी फ्रीक्वेंसी में बेटा, फ्रीक्वेंसी में कै % का वेरिएशन अनुमन्य है? हाँ बेटा, तो हमारी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति में बेटा ±3% का उतार चढ़ाव अनुमन्य है बेटा। उतार चढ़ाव अनुमन्य है बेटा, इससे ज़्यादा अनुमन्य नहीं है।
तो फ्रीक्वेंसी का मान बेटा हमारा 50 है, 50 हर्ट्ज है। इसमें जो है केवल ±3% का उतार चढ़ाव या वेरिएशन जो है अनुमन्य है बेटा, या फ्लक्चुएशन अनुमन्य है। तो वो फ्लक्चुएशन बेटा 100 में 3 है, तो 50 में जो है 1.5 हो जाएगा। तो 50 में 1.5 प्लस करेंगे तो 51.5 हर्ट्ज अनुमन्य है, और बेटा 1.5 कम करेंगे तो 48.5 हर्ट्ज जो है मिनिमम अनुमन्य है। इससे कम नहीं होना चाहिए 51.5 हर्ट्ज से, या 51.5 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी बहुत पूछा है आपके कंपटीशन में कि भाई फ्रीक्वेंसी में इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो भैया 50 हर्ट्ज है। फिर ये भी पूछा है कितने % का फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव अनुमन्य है, तो ±3% है। आवर्तकाल कितना है बेटा, इतना। अब यहाँ से हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी के लिए बेटा फार्मूला अगर लिखें बेटा, तो हम लोग लिखते हैं F बराबर होता है बेटा Pn/120। एक फार्मूला। P बेटा पोलों की संख्या, फैराडे के नियमानुसार कै पोल लगाएं। एक भी चुंबक लगाएंगे बेटा तो उसमें 2 पोल हो जाएंगे, 2 चुंबक लगाएंगे 4 पोल, 3 चुंबक लगाएंगे 6 पोल। पोलों की संख्या हमेशा सम होगी। एक चुंबक में बेटा नॉर्थ और साउथ मिला के कुल 2 पोल हो जाए। तो यही जो है पोलों की संख्या बेटा। और जब चुंबकीय क्षेत्र में बेटा चालक को घुमाएंगे, तो घुमाने के लिए बेटा हम लोग कोई अब हाथ से तो नहीं घुमा पाएंगे, तो हम लोग टरबाइन या डीजल इंजन का सहारा लेते हैं। तो अगर टरबाइन घुमा रही है बेटा तो हमारी टरबाइन प्राथमिक चालक है, प्राइम मूवर है। अथवा डीजल इंजन से घुमा रहे हैं तो डीजल इंजन जिस स्पीड से घुमाएगा बेटा उसे NRPM का बोलेंगे, और उसे हम प्राथमिक चालक कहेंगे। हमारा डीजल इंजन जो है प्राथमिक चालक है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमा रहा। तो ये जो है P जो है बेटा पोलों की संख्या या ध्रुवों की संख्या है। ये P जो है ध्रुवों की संख्या है बेटा, और N क्या है, चालक का या प्राथमिक चालक का बेटा, प्राथमिक चालक की गति है, प्राथमिक चालक की हाँ बेटा गति है। और ये है बेटा RPM में, किस में है, हाँ रोटेशन पर मिनट में है या चक्कर प्रति मिनट में, तब 120 से भागा। अब जब इससे आपको देख रहा होगा बेटा कि हम लोग प्राथमिक चालक की गति यदि N का मान बढ़ा दें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, पोलों की संख्या बढ़ा दें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव केवल 3% का अनुमन्य है बेटा, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। तो हम लोगों का क्या करता है कि कंपनी बेटा आपके जनरेटर में पोलों की संख्या वो फिक्स लगा के देती है, 2 पोल 4 पोल। अब जो है बेटा N का मान भी वो बांध देती है, फिक्स कर देती है कि इतने पर ही ये डीजल इंजन नचाएगा। जो हम लोग घरों में बेटा छोटे कार्यों के लिए हम लोग स्कूल में, हॉस्पिटल में, घरों में जनरेटर लगाते हैं, तो देखिए ना जनरेटर अलग होता है, ये साथ में एक डीजल इंजन लगा होता है, वहीं डीजल इंजन जनरेटर के धुर्रे को नचाता है। वहीं जो नचाएगा बेटा उसी का RPM है, वहीं हमारा डीजल इंजन प्राथमिक चालक बन गया और उसे NRPM पर वो नचा रहा है। तो उसकी भी गति जो है कंपनी सेट कर देती है। हम लोग केवल हैंडल लगाकर बेटा स्टार्ट करते हैं, उसमें तेल की मात्रा कम ज़्यादा करके स्पीड को बढ़ाते घटाते नहीं है। नहीं तो यही स्पीड बढ़ा देंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो जहाँ 50 दे रहा है वहाँ 55 हर्ट्ज देने लगेगा, 60 हर्ट्ज देने लगेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो है N को हम लोगों को नहीं चेंज करना रहता है, ये कंपनी। अब आप देखिए ना, तो एक बेटा ये फार्मूला है, आगे समझ में आ गया। आगे बेटा हम लोग जो है F बराबर 1/T भी होता है, बराबर क्या होता है, हाँ आवर्तकाल भी होता है। इसी तरह से बेटा
टी बराबर लिखेंगे, देखिए ना, टी को इधर ले आएंगे तो एफ टी बराबर 1 भी होता है, यानी आवृत्ति गुणे आवर्त काल बराबर 1 होता है, या टी को इधर ले आएंगे तो एफ टी बराबर 1 हो जाएगा। अगली लाइन में टी बराबर लिखेंगे तो 1/f हो जाएगा, और 1/f का मान ही देखिए ना आपका आया है बेटा, कितना आया, 1/50 सेकेंड। इसी को आप गुणा करेंगे तो देखिए ना ये एफ टी बराबर 1 हो जाएगा। अगली लाइन में टी बराबर यदि लिखेंगे तो 1/f हो जाएगा, और एफ का मान 50 है तो 1/50 सेकेंड आ जाएगा टी का मान, यहाँ से भी आ जाएगा। तो ऐसे है बेटा। चलिए, तो 1/t भी हो गया, बराबर एक फार्मूला हम लोग जानते हैं बेटा, ओमेगा बराबर 2πf भी होता है। ओमेगा कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf होता है बेटा। यहाँ से f बराबर ज्ञात करेंगे तो ω/2π हो गया। तो एक फार्मूला और हो गया ω/2π। ठीक है ना भैया। और ऐसे ही है बेटा, तो ऐसे हम लोग सब कर लेंगे। तो इतना हर्ट्स बेटा, ऐसे आप जो है एफ का मान ज्ञात कर सकते हैं, और भी आगे आपको लिखाया गया है। तो ये हो गया बेटा आपका फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में बेटा जो है हम लोग जो है अगर देखें कि भाई एफ बराबर Pn/120 में बेटा, हमें इसको मिटाते हैं बेटा। अब हमें इंडिया में अगर बेटा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स रखना, तो हमारे जनरेटर में बेटा देखिए ना, इसका मान 50 लाना है फ्रीक्वेंसी का। और अगर 2 पोल का जनरेटर है, कै पोल लगे हैं आपके जनरेटर, 2 पोल लगे हैं बेटा, तो गुणे n, अब वो कितने पर हमारा डीजल इंजन नाचेगा या जनरेटर को नचाएगा बेटा, तो गुणे n/120 कर देंगे। इसलिए n बराबर आ जाएगा बेटा 50 × 120/2, काट देंगे 60 आ जाएगा, बराबर 3000 RPM आ गया, 6×5 = 30, ठीक है ना। 3000 RPM पर बेटा नचाएगा। तो ये भी पूछता है कभी कभी कि प्राथमिक चालक की गति कितनी होगी यदि 2 पोल का है, 3000 RPM पर नचाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारी बेटा स्टीम टरबाइन वगैरह होती है NTPC में, वो 3000 RPM पर ही नचाती है, हाई स्पीड वाली होती है। अब अगर बेटा इसी फार्मूले में यदि कंपनी ने 4 पोल लगा कर दिया है, तो 4 पोल अगर यहाँ लगा देंगे बेटा, तो अब क्या हो जाएगा, हाँ, अब यहाँ पर बेटा जो है 120 × 50/4 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 × 12 30 हो गया। तो ये 1500 पर नचाएगा। कितने पर नचाएगा, 1500 पर नचाएगा। इस तरह से कंपनियां जो है बेटा ये स्पीड बांध देगी, 1500 RPM पर डीजल इंजन की स्पीड सेट कर देगी। और पोलो 4 लगाई है तो इस हिसाब से ये हो जाएगा। अभी पोल 6 कर देंगे तो यहाँ 6 से भाग हो जाएगा, तब जो है तब 1000 RPM पर नचाएगा। कितने पर नचाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है बेटा। तो जब ये फार्मूला आपको याद रहेगा, ये बराबर Pn/120 होता है, तब आप जो है प्राथमिक चालक की गति निकाल पाएंगे, या जनरेटर की वहीं गति हो जाएगी। जो बेटा डीजल इंजन जो नचाएगा वहीं आपके जनरेटर के भी गति हो जाएगी। तो ऐसे है। अब बेटा आवर्तकाल हो गया, तरंग दैर्घ्य हो गया बेटा। तरंग दैर्घ्य को हम लोग अभी देखे ही। अब आगे और कौन कौन से हम लोग पॉइंट्स लिखे हैं बेटा, तो चलिए कला ही देख लीजिए, ठीक है ना बेटा। फेज हम लोगों ने लिखा बेटा, फेज या कला। फेज को क्या कहते हैं, कला बेटा। तो कला जो है बेटा, कला अथवा फेज बेटा प्रत्यावर्ती वोल्टेज या फिर बेटा धारा I, प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा
I के स्थिति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? हाँ बेटा, स्थिति को दर्शाता है। स्थिति को दर्शाता है बेटा। तो ये हो गया फेज बेटा, या कला हो गया। कला हमें क्या व्यक्त करता है बेटा? कि धारा या वोल्टेज की स्थिति क्या है, ठीक है ना। और इसे बेटा हम लोग जो है बेटा कला कोण के रूप में भी व्यक्त करते हैं, कला कोण के रूप में बेटा, और कला समय के रूप में भी व्यक्त करते हैं। के रूप में व्यक्त करते हैं बेटा। क्लियर हो गया? अब देखिए बेटा, आपका जो एक चक्र बनता है बेटा उसमें कुल कोण बनता है 360 अंश। जैसे बेटा आधा चक्र ये ऊपर वाला आपने लिया बेटा ऐसे, ये आधा चक्र आपने ऊपर वाला बेटा लिया ऐसे, और आधा चक्र ये नीचे वाला मिला दिया, तो यही बन गया एक चक्र। ये क्या बन गया? एक चक्र। अब केंद्र पर कुल कितना कोण बन गया? 360 अंश का बन गया। 360 अंश कहेंगे, अथवा इसी को कहेंगे 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन कहेंगे बेटा, ठीक है ना। तो कोण हो गया बेटा, यहाँ तक कितना कोण हुआ? तो यहाँ तक कुल कोण हुआ 2 पाई रेडियन। एक चक्र में यहाँ से यहाँ तक जाने में कुल कितना कोण बना? 2 पाई रेडियन। और फिर आधा चक्र में कितना समय माने कितना कोण बनेगा? तो इसका आधा बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा बेटा पाई रेडियन। और फिर बेटा इसका भी अगर मैं कहूँ यहाँ पर कितना कोण बनेगा, तो इसका भी आधा बनेगा। तो पूरा कोण बेटा पाई रेडियन यानी 180 अंश है, तो आधा हो जाएगा यहाँ पर बेटा 90 अंश हो जाएगा। उसी को कहेंगे पाई बाई 2। चलिए यहीं लिख देते हैं पाई बाई 2 रेडियन, और अथवा इसी को कहेंगे अंश में 90 अंश, ठीक है ना। अब बेटा इसी को आवर्तकाल भी कहते हैं। देखिए ना, कला समय के रूप में भी व्यक्त करेंगे। अभी कला कोण के रूप की बात हम कर रहे थे, अब कला समय की बात करते हैं। तो समय हमारा बेटा एक पूरा चक्र में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, कैपिटल T से व्यक्त करते हैं, और इसका मान जो है 0.02 सेकेंड होता है। ये भी आपके कंपटीशन बहुत पूछता है। तो बेटा अब जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में अथवा एक चक्र बनाने में कुल समय कितना लगा बेटा? तो आप कहेंगे T सेकेंड लगा। यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा बेटा? यहाँ पर तो आप कहेंगे T/2 सेकेंड लगेगा। और यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा बेटा? इसका भी आधा कर देंगे तो हो जाएगा T/4 सेकेंड का समय लगेगा। बोलिए ना भाई, लगेगा। अब आप कह सकते हैं बेटा, अब आप कह सकते हैं कि पाई/2 कला कोण पर, अथवा बेटा T/4 कला समय पर धारा अथवा वोल्टेज I का मान मैक्सिमम होता है या V का मान मैक्सिमम होता है? बोलिए ना भाई। इस कोण पर बेटा ये मान कितना है? मैक्सिमम मान 6 एम्पियर हम लोगों ने ज्ञात किया कि वो मैक्सिमम है, अथवा यहाँ जो वोल्टेज होगा बेटा 6 वोल्ट अगर होगा तो वो मैक्सिमम। अब 6 वोल्ट से घटने लगेगा, 5 होने लगेगा, 4 3 2 1, फिर 0 पर आ जाए। तो मैक्सिमम कहाँ तक गई? 6 एम्पियर तक गई या 6 वोल्ट तक गई। तो हमारी वोल्टता या धारा जिसकी भी बात करेगा बेटा, तो आप कहेंगे कि पाई/2 रेडियन पर बेटा अथवा 90 अंश पर हमारे वोल्टता या धारा का मान अधिकतम होता है।
अथवा कोई लड़का उसी को बेटा जो है कला समय के रूप में भी व्यक्त कर सकता है कि T/4 सेकेंड पर, कैपिटल T/4 सेकेंड पर हमारे जो है वोल्टता अथवा धारा का मान सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है। तो जब कोई लड़का बेटा समय के रूप में T/4 समय के रूप में व्यक्त करेगा तो उसे कहेंगे कला समय के रूप में व्यक्त कर रहा है, और कोई लड़का बेटा रेडियन वाला लेगा तो रेडियन कोण है तो उसे कहेंगे कला कोण के रूप में व्यक्त करते हैं। ये समय है, ये जो है कला कोण है बेटा। तो हमारा जो है कला क्या है, वोल्टेज व धारा के स्थिति को दर्शा रहा है। तो एक स्थिति का उदाहरण मैंने दिया कि जैसे बेटा आप कहेंगे कि मैक्सिमम आई का मान या वोल्टेज का मैक्सिमम मान कब होता है, किस कला कोण पर होता है, तो आप कहेंगे π/2 कला कोण पर होता है। अथवा कोई कहेगा कि किस कला समय पर होता है तो आप कहेंगे T/4 सेकेंड पर होता है, कैपिटल T/4 सेकेंड। तो दोनों के द्वारा बेटा कला को अथवा फेज को हम लोग दर्शाते हैं। दूसरा का एग्जाम्पल, कब शून्य होता है तो आप कहेंगे बेटा पाई रेडियन कला कोण पर, किस पर, पाई रेडियन कला कोण पर। अथवा कला समय पूछेगा तो कहेंगे T/2 सेकेंड पर हमारे वोल्टता या धारा का मान 0 होता है। तो ये आपको एग्जाम्पल में लिखाया गया बेटा, ठीक है ना। यही कला जो है बेटा, कला को हम लोग दो तरह से, एक समय के रूप में और एक कोण के रूप में व्यक्त करते हैं। जब कोण के रूप में कहेंगे तो कहेंगे कितने कला कोण पर हमारा वोल्टेज कहाँ पहुँचा है या कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है। तो आप कहेंगे कि भाई π/2 कला कोण पर जो है हमारा वोल्टेज का मान मैक्सिमम होता है। फिर आपसे कोई पूछेगा कि पाई कला कोण पर कितना होता है तो आप कहेंगे पाई कला कोण पर 0 होता है। ऐसे ही 2 पाई कला कोण पर कितना होता है तो यहाँ आके 0 हो जाए। अथवा कैपिटल T सेकेंड पर कितना होता है या पूर्ण आवर्तकाल पर कितना होता है तो 0 हो जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ बेटा जो है 3 π/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पर अगर सेंटर में लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर भी ऋणात्मक में मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसे हम लोगों को करना बेटा। तो ये हो गया आपका कला। अब अगला हो गया बेटा कलांतर। अगला क्या हो गया, अगला बेटा कलांतर यानी फेज डिफरेंस। अगला है कलांतर, बहुत ध्यान से सुने तो समझ में आएगा बेटा। कलांतर, कलांतर को हम लोग कहते हैं बेटा फेज डिफरेंस। क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस बेटा, और इसे फाई से व्यक्त करते हैं। कलांतर का मतलब कला कोण में अंतर, हिंदी में उसी को कहेंगे फेज डिफरेंस। अब बेटा आप कलांतर या फेज डिफरेंस से हम लोगों को बेटा ये पता लगता है कि वोल्टता या धारा, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा या कोई भी राशि है, वो जो है बेटा कौन आगे है और कौन पीछे चल रहा है। तो उनके बेटा आगे और पीछे होने की स्थिति को हमारा कलांतर बताता, फेज डिफरेंस बताता। क्लियर हो गया। कलांतर क्या बताता है बेटा, तो आप कहेंगे प्रत्यावर्ती राशि वोल्टता अथवा धारा के बेटा आगे अथवा पीछे होने की स्थिति को हमारा कलांतर दर्शाता है, अथवा कहेंगे फेज डिफरेंस दर्शाता है। अब जो है बेटा इसे फाई से व्यक्त करेंगे। अब जो है इसको आगे हम लोग जो है ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं बेटा कि जो प्रत्यावर्ती राशि बेटा चाहे वोल्टता है या धारा है, यदि वो अपना मैक्सिमम मान अथवा शून्य मान पहले प्राप्त करती है, हम लोग उसे कहते हैं वो आगे चल रही है अथवा अग्रगामी है, और अंग्रेजी में कहेंगे लीडिंग राशि है, ठीक है। और जो बेटा
अपना मैक्सिमम मान अथवा शून्य मान बाद में प्राप्त करता है, उसे कहेंगे कि ये राशि जो है पीछे चल रही है अथवा पश्चगामी है अथवा बेटा लैगिंग कर रही है। ठीक है ना। तो हम लोग बेटा कलांतर को ऐसे भी दर्शाते हैं फाई को कि बेटा जो प्रत्यावर्ती राशि बेटा जो प्रत्यावर्ती आप लोग लिखे होंगे जो प्रत्यावर्ती राशि बेटा कोष्ठ में V या I अपना बेटा अधिकतम मान को हम लोग क्या लिखेंगे V मैक्स लिखेंगे अथवा I मैक्स लिखेंगे। यहाँ लिखा है बेटा V मैक्स ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब अधिकतम मान मैक्सिमम मान, और I मैक्स लिख देंगे तो लिखेंगे धारा का अधिकतम मान। तो वो जो है अपना अधिकतम मान बेटा वह शून्य मान, वह कौन सा मान? शून्य मान पहले प्राप्त करता है, पहले प्राप्त करता है बेटा, पहले प्राप्त करता है वह बेटा अग्रगामी कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्रगामी। अग्रगामी को बेटा लीडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, वो लीडिंग है, लीडिंग राशि है। और बेटा जो अपना अधिकतम मान अथवा शून्य मान बाद में प्राप्त करता है वह जो है लैगिंग है या पश्चगामी है। ठीक है ना। जो अधिकतम मान बेटा, जो अधिकतम मान वह शून्य मान बेटा बाद में प्राप्त करता है, बाद में बेटा प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है? हाँ, लिख देते हैं बेटा पश्चगामी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंदी में पश्चगामी, अंग्रेजी में बेटा लैगिंग, LAGGING, लैगिंग कहलाता है। लिख लेंगे आगे। इसे फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। आगे हम लोग बेटा पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि भाई शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा व वोल्टेज एक ही कला में होते हैं, कोई आगे पीछे नहीं चलता। लेकिन बेटा कुंडली में, क्वाइल में, प्रेरक में, इंडक्टर जिसे कहेंगे, उसमें जो है वोल्टेज 90 अंश आगे चलता। कुंडली में बेटा क्या है, इस क्वाइल में अगर हम लोग AC धारा डालते हैं, इसमें AC धारा डालते हैं, यहाँ से V वोल्ट की सप्लाई देते हैं बेटा और धारा I चलती है, तो इसमें V जो है 90 अंश आगे चलता है, यानी ऐसे चलता है। ये V इधर रहेगा और I जो है इधर रहेगी, बोलिए भैया, और ये कोण हो गया 90 अंश। ऊपर बेटा देखिए ना ग्राफ में, ऊपर धन होता है, नीचे माइनस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो अगर V को नीचे की ओर खींच देंगे तो पश्चगामी हो जाएगा, ऊपर की ओर खींचेंगे तो अग्रगामी हो जाएगा। और कितना अग्रगामी हुआ? 90 अंश। और ये जो है फाई का मान यही 90 अंश हो गया। यही जो फाई है कलांतर का मान 90 अंश है। क्लियर है। अब बेटा इसी कला कोण का यदि कास ले लिया जाए तो उसी को पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर क्या है बेटा? जिसे आप लोग शक्ति गुणक कहते हैं। तो वो पावर फैक्टर बेटा आप कहें कि वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर को अथवा फेज डिफरेंस फाई का यदि कास ले लिया जाए, फेज डिफरेंस फाई का यदि कास ले लिया जाए तो उसी को पावर फैक्टर कहते हैं। इस तरह से पावर फैक्टर बराबर हो गया बेटा कास फाई, और यहाँ फाई का मान कितना है? 90 अंश। तो कुंडली के लिए बेटा, क्वाइल के लिए, प्रेरक के लिए, इंडक्टर के लिए फाई का मान 90 अंश होता है। तो इसे लिख देंगे कास 90, और कास 90 का मान 0 होता है।
अतः कहेंगे कि कुंडली में पावर फैक्टर कितना होता है, 0 होता है। कोई पावर फैक्टर या शक्ति गुणक पूछे बेटा, यही शक्ति गुणक है हिंदी में, तो आप कहेंगे कि कलांतर कोण फाई का यदि कास ले लिया जाए तो उसी को शक्ति गुणक कहते हैं बेटा, ठीक है ना, पावर फैक्टर कहते हैं। अब जो है बेटा डीसी में केवल पावर पी बराबर, डीसी में पावर पी बराबर बेटा, पावर पी बराबर सिर्फ वी आई वाट होता है। क्या होता है? हाँ, लेकिन एसी में बेटा पावर पी बराबर वी गुणे आई गुणे कास फाई। ये कास फाई आपको लिखना होगा, गुणा करना होगा, तब आंसर वाट में आएगा। इसलिए यही कास फाई जो है पावर फैक्टर है, शक्ति गुणक है, जिसका मान हम लोग जो है कई तरह से ज्ञात करते हैं। एक तो यहाँ से ज्ञात करेंगे बेटा, एक R/Z करके भी ज्ञात करेंगे, एक जो है हम लोग वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति करके भी ज्ञात करते हैं। लेकिन मूल रूप से पावर फैक्टर है क्या बेटा, आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति ये आई कहाँ से? तो ये जो है बेटा इसी धारा व वोल्टेज के बीच जो बेटा फेज डिफरेंस होता है, या कलांतर होता है, या कला कोण में अंतर होता है, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, यही कलांतर फाई का या फेज डिफरेंस फाई का यदि कास ले लिया जाए, फाई का कास ले लिया बेटा, तो इसी को पावर फैक्टर या शक्ति गुणक कहते हैं। और ये बेटा कुंडली में, क्वायल में इसका मान 0 है, संधारित्र में भी इसका मान 0 है, ठीक है ना। तो ऐसे है बेटा। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं बेटा, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।